बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जी हाँ, एक्साइटमेंट अपनी पीक पे है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान का जो नाम रोशन किया अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में, और ये एक ऐसा रिकॉर्ड जेवलिन की थ्रो में अरशद ने कायम किया है पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए कि 100 साल जेवलिन थ्रो का, 100 साल से ज़ायद अरसे का जेवलिन थ्रो का जो रिकॉर्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को ये क्रेडिट हासिल हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ अरशद नदीम की मेहनत की वजह से। और आप देखें, जब ये हम देख रहे थे मुख्तलिफ चैनल्स पे झलकियाँ नज़र आ रही थी, मुझे आज भी याद है कि हम बैठ के सारे फैमिली देख रहे थे कि अरशद के लिए दुआ करें। और ये देखें आप कि पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में 1984 में गालिबन हॉकी में हासिल किया था। और हॉकी हमारा कौमी खेल है, लेकिन हॉकी में भी अगर कहा जाए, जिस तरह बाकी भी लोग कह रहे हैं कि हॉकी में तो एक टीम वर्क होता है, बहुत सारे टीम प्लेयर्स होते हैं, मिलके एक एफर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन अरशद ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप देखें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए किस तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और मुझे आज भी अरशद के वो एक्सप्रेशंस याद हैं कि ही वॉज शॉक्ड, और जिस तरीके से उसने सजदा किया और अल्लाह ताला से ऊपर आसमान की तरफ देख के शुक्र अदा करते हुए, जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करें, क्योंकि मेरे रब मेरे परवरदिगार को शुक्रगुजारी पसंद है। इसीलिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए, और साथ ही साथ आप देखें कि अगस्त का महीना है, आज़ादी का महीना है, 14 अगस्त बस अब करीब ही है, और ये एक ऐसा तोहफ़ा मिल गया है, एक ऐसी खुशखबरी मिल गई है कि पूरी कौम जो है वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही है। एंड वी आर सो ऑनर्ड एंड वी फील सो प्रिविलेज्ड अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस उम्दगी के साथ अरशद ने ये नुमाइंदगी पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सतह पे की है, हैट्स ऑफ टू हिम। और उनकी उम्दा तरबियत के लिए उनके वालिदैन को हम एक क्रेडिट ज़रूर देते हैं और खराज तहसीन पेश करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, अरशद नदीम की बात हो रही है तो आइए चंद झलकियाँ अरशद नदीम की आप सबके नाम। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है, हम फ़ख्र महसूस करते हैं अरशद नदीम पे। लेकिन जहाँ पे अरशद नदीम की बात हो रही है, उनकी तरबियत की बात हो रही है, तो वहाँ पे जो उस्ताद होते हैं और जो कोच होते हैं किसी भी एथलीट के लिए, प्लेयर के लिए, उनका बड़ा एक अहम किरदार होता है, क्योंकि वो तमाम अचीवमेंट्स किसी भी प्लेयर की उस कोच की मेहनत और डेडिकेशन की वजह से होती है। आज वी आर वेरी ऑनर्ड, वी फील सो लकी। और जब मुझे मालूम हुआ कि इन्होंने ख़ास तौर पर प्रोग्राम के लिए वीकेंड एट होम पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए एक्सक्लूसिव वक्त निकाला, आई फील एंड आई एम गोइंग टू, मैं शुक्रिया बार बार अदा करूंगी अरशद नदीम के जो पहले कोच हैं जिन्होंने इनको खड़ा होके चलना सिखाया, वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो खुद भी चैंपियन है। वी आर वेरी ऑनर्ड। सैयद फयाज हुसैन बुखारी साहब, जो कि जेवलिन थ्रो के खुद चैंपियन है, 4 से 5 बार चैंपियन रह चुके हैं। पाकिस्तान की नुमाइंदगी जेवलिन थ्रो की फील्ड में और दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में की हुई है। और ये हैं अरशद नदीम साहब को ट्रेन करने वाले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आपको इन एडवांस जश्न आज़ादी भी मुबारक हो, और आपको मुबारकबाद कि आपने हमारे जो प्राइड ऑफ पाकिस्तान है अरशद नदीम की ट्रेनिंग की। आप सबको मुबारक हो जी, बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और अरशद ने कमाल कर दिया, कमाल किया बिल्कुल। लेकिन ये कमाल किस तरीके से रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड तोड़ा है भाई, इस वक्त आप जेवलिन थ्रो के वर्ल्ड के रिकॉर्ड होल्डर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करोड़ों खरबों बार शुक्र अदा करते हुए। अच्छा जी, इस जज्बे को सेलिब्रेट करने के लिए सिर्फ मैं, आप और हमारे मौजूद मेहमान में शबाना भी मौजूद हैं। और शबाना अब्बास जो हैं, अल्लाह ताला ने इनको खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है, तो आज अपने जज्बात की तर्जुमानी मिली नगमों के जरिए ये करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपको भी मुबारक हो भाई। मैं तो माशाल्लाह देख के मुझे एक जज्बा आ रहा था और इतनी खुशी हो रही थी माशाल्लाह, बहुत अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे मुल्क में इतना बड़ा नाम किया ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, किचन सेगमेंट में शेफ नाजिश है, इनको भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। कैसा लग रहा है नाजिश? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, काफ़ी अरसे बाद एक अच्छी खुशी मिली है। काफ़ी अरसे बाद, बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, इसी खुशी में आप कुछ ज़रा सेलिब्रेशन वाला खाना पकाना शुरू करें, थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होगी। सर नाउ एंड आप का साथ रहेगा वीकेंड एट होम पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे वीडियो टीजर हमने शेयर किए। सर नाउ शुरू से शुरू करते हुए, अरशद से आपकी मुलाकात कैसे हुई, किस तरीके से इसको डिस्कवर टैलेंट को किया?
ये जी 2015 की बात है। हम लोग रिक्रूटमेंट कर रहे थे वापडा में, ये भी वापडा में है, मैं भी वापडा में हूँ। 2015 में हम लोग वापडा स्टेडियम में हम लोग रिक्रूटमेंट कर रहे थे स्पोर्ट्स के लिए। हमारे यूनिट को स्पोर्ट्समैन चाहिए थे, जिसमें अरशद भी आ गया ट्रायल्स देने के लिए, जॉब के लिए आया था। ठीक। तो इसने ट्रायल्स में जो थ्रो की थी वो की थी 54 मीटर 5 मीटर। ओके। तो मैं चूँकि उस वक्त कोच बना था नया नया, तो मेरा भी जज्बा था कि कुछ ना करके दिखाना है मैंने। तो आप कह लें कि वहाँ पे अरशद आ गया ट्रायल्स के लिए। तो जब ये 2015 में ट्रायल्स के लिए आया, इसने थ्रो की 55 मीटर। 55 को मैंने थोड़ा सा ज़रा बढ़ा दिया कि ये ट्रायल दोबारा दे सके और हम इसको इन करें, इसलिए इसमें अदब था और ह्यूज था और मुझे इसमें दिखा कुछ। अच्छा, आपको वो स्पार्क नजर आया? यस। ठीक। तो हमने कोई तकरीबन 20 से 25 दिन की ट्रेनिंग में हमने दोबारा थ्रो कर ली 66 मीटर। ठीक है। वो इसलिए कि 55 पे हम लोग रिक्रूटमेंट नहीं करते। ओके। अच्छा, हमने इसका 66 किया, हमने इसको अपॉइंट कर लिया लेस्को में। तो हमारी एक होती है इंटर यूनिट एथलेटिक्स की। ठीक। तो ये उसकी टीम में आ गया, तो इसने दोबारा 1 माह के अंदर अंदर 70 मीटर थ्रो करके ये वापडा का चैम्पियन बन गया। अच्छा। यस। फिर उसके बाद हमारी एक होती है नेशनल एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। ठीक है। ये वापडा की तरफ से खेलने गया है और 1-2 माह के अंदर अंदर या 3 माह के अंदर अंदर ये दोबारा से नेशनल चैम्पियन बन गया। ओके। नेशनल चैम्पियन बनने के बाद गुवाहाटी में इंडिया में सैफ गेम्स हो रही थी। ठीक है। तो इसको सैफ गेम्स के लिए सिलेक्ट कर लिया गया और ये वहाँ पे खेलने गया। वहाँ पे इसने थ्रो की 78.33। ओके। ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी था और सैफ गेम्स में इसकी 3rd पोजीशन आई। 3rd पोजीशन। जब ये वापस आया, ये भागा मेरे पास, इसने कहा कि सर ट्रेनिंग करनी है और आप थोड़ा करें। तो फिर हमारी एथलेटिक फेडरेशन के उस वक्त प्रेसिडेंट थे जनरल अकरम साई साहब। इनका मुझे फ़ोन आया, इन्होंने मुझे अपने घर बुलवाया। इन्होंने मुझे कहा जी आप आएँ ऑफिशियली तौर पे, आप काम करें हमारे साथ। तो मैंने कहा ओके सर। तो उन्होंने कहा कि क्या करेंगे इसके लिए? मैंने कहा जी ट्रेनिंग करवाएंगे और क्या। बिल्कुल सही। अच्छा, तो हमने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। उस वक़्त मेरा ख्याल है गेम्स हो रही थी, वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स। वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स की तैयारी के लिए हम लोग स्टार्ट हो गए। तो हमने कुछ माह के अंदर अंदर थ्रो कर ली 76 पॉइंट प्लस कह लें आप। ठीक है। अच्छा, इसकी जब सिलेक्शन हुई है, इसने वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स में बाकू में थ्रो फेंकी, ये उधर आई थिंक सो 3rd हुआ है और वो इसका सिंगल मेडल ही आया था। ओके। उस वक्त भी। ठीक है। तो हमारा सिलसिला चलता रहा। फिर उसके बाद एशियन चैम्पियनशिप आई। इसमें जो सबसे बड़ी गेम्स होती हैं ओलंपिक के बाद, वो होती हैं एशियन गेम्स। एशियन गेम्स में हम लोग गए हैं 2018 में जगार्ता। तो आपने वहाँ पे देखा होगा, हम लोग 28 साल के बाद एशियन गेम्स में हमारा मेडल आया, जो कि अरशद ने वहाँ पे थ्रो फेंकी। ऐसा ही है। वहाँ पे 80 प्लस की थ्रो की, हम लोग वहाँ पे 3rd हो गए। हम लोग 28 साल के बाद वहाँ से मेडल लेके आए, दोबारा आए अरशद ने और मैंने अहद किया कि यार हमने ये जो ओलंपिक में जाना है ना, हमने कोई वाइल्ड कार्ड ये वो उसके ऊपर नहीं जाना, हमने क्वालिफाई करके जाना है। अच्छा। तो उस दौरान हमें 19 में हमें भेजा गया सैफ गेम्स के लिए काठमांडू। ठीक है। तो उस वक्त हम 80 प्लस के हो चुके थे। 80 प्लस। ठीक है। और आगाज अभी ये 50 से हुआ था? यस, 55 से करते करते ये हम 80 तक पहुंच गए। जी जी जी। ठीक। तो वहाँ पे हमने थ्रो की 86.29। हम लोग क्वालिफाई कर गए, जबकि उस वक्त उनका क्वालिफाइंग जो स्टैंडर्ड था, जो डिस्टेंस था, वो था 85.50। ओके। हमने किया 86.29। हम क्वालिफाई कर गए, रौले पे गए। बिल्कुल ठीक है। वहाँ से वापस आए तो हमें दोबारा भेज दिया गया ईरान में इमाम रज़ा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप हो रही थी। अच्छा, उस वक्त ये बड़ी फॉर्म में था, तो इसको हल्की सी यहाँ पे पेन भी थी। ठीक। तो ओलंपिक भी आने वाली थी, तो वहाँ पे ये मुझे कहता है मशहद में, हाँ वो आपने शायद देखी भी हो, मेरी ये वायरल थी कि तू मेरे मुल्क दा शेर है, सीजन ना वापस जाना हमने है। देखी ये वीडियो। तो
इसको इसने वहाँ पे थ्रो की 86.38, थोड़ी सी बढ़ा गया। अब उस वक्त इसमें 90 मीटर की थ्रो थी। ये मुझे कहता है कि सर मुझे थ्रो करने दें। मैंने कहा नहीं करनी, हम ओलंपिक में करेंगे जाके, क्योंकि अल्लाह ना करे कुछ वो एल्बो और ये अल्लाह वो ना करे सारा इंजरी हो जाए तो प्रॉब्लम हो, बचाना होता है अपने एथलीट को। आपने ये कोच की जिम्मेदारी होती है। तो दोबारा हम आए, हमें ओलंपिक में चले गए। ओलंपिक में ये टोक्यो ओलंपिक्स की बात है। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक्स में हम लोग चले गए। वहाँ पे हमने अच्छी खासी थ्रो की, क्वालिफाई किया। 2 राउंड थे। ए राउंड में चोपड़ा साहब थे, बी राउंड में हम लोग थे। उधर से चोपड़ा फर्स्ट कर गया, इधर से पाकिस्तान फर्स्ट कर गया, अरशद कर गया। वो एक थोड़ा सा ना बन गया कि ये जी वो जैसे है, ये होना नहीं चाहिए। खैर लेकिन फिर सारी बात, नीरज चोपड़ा एक साइड पे और एक साइड पे, बिल्कुल ठीक। स्पोर्ट्स है ना, तो स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स में लेना चाहिए। ट्रू। अच्छा, तो वहाँ पे क्वालिफिकेशन के बाद आप कह लें कि फर्स्ट कंपटीशन था इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। तो जब इसने थ्रो फेंकी है तो क्वालिफाई करके फाइनल की बात कर रहा हूँ, फाइनल में ये थोड़ा सा प्रेशर ले गया। थोड़ा सा मेरे पास आया, इसने मुझे बोला आके कि सर मेरी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है और मुझे वो हो रहा है। तो इसको मैंने बोला सांस लो, बड़े बड़े लेट जा, जो कोच उस वक्त कर सकता है। ट्रू। यस, आपने उसमें देखा होगा कि वेटर था उस वक्त, वेटर वर्ल्ड चैंपियन था और वेटर क्वालिफाई नहीं कर सका था फाइनल में। यानी कि फाइनल में आया है और पहली 3 थ्रो करके निकल गया था वो। खैर हमने फाइट की, प्रेशर था थोड़ा, अनफॉर्चुनेटली उतनी अच्छी थ्रो हो नहीं सकी। हम उस वक्त 5वें हुए, मगर उस ओलंपिक के कंपटीशन ने हमें अगले कंपटीशन खेलने सिखा दी। बिल्कुल ठीक। और वहाँ से आते ही हम लोग गए हैं कॉमनवेल्थ में, वर्ल्ड में। आपने देखा होगा हमने कॉमनवेल्थ का रिकॉर्ड किया 9018 और हमारा सिलसिला अभी तक स्टार्ट है। और ये 90s के कितना इसका रिकॉर्ड उस कॉमनवेल्थ गेम्स में बना 9018। हाँ 9018। और अभी जो इसने थ्रो की थी ना, मैंने चंद दिन पहले ये इसकी क्वालिफिकेशन जब इसकी हुई है ना अभी ओलंपिक में पेरिस वाली में, ठीक है। तो मैंने उस पर वीडियो भी जारी की थी। इसको फ़ोन पे बात हुई और इसको मैंने बोला भी था। वहाँ पे भी इसके कोच साहब साथ हैं, ये नहीं है अकेला नहीं है, स्टाफ इसके साथ है सारा। वहाँ पे मैंने इसको एक चीज़ बोली कि तूने फोकस करना है अपनी थ्रो पे, आपने दूसरे प्लेयर्स की तरफ फोकस नहीं करना। अगर तुम दूसरे प्लेयर्स की तरफ फोकस करोगे, वो हमसे बड़े हैं, तो तुम लाजमी प्रेशर में आओगे। तुमने जो थ्रो की हुई है 9018 उस पर फोकस रखना है, उसको बेस्ट करो, इसी पे फोकस करके आप थ्रो करो। आपने उसने देखा कि उसने ओलंपिक का इसी कंपटीशन में 2 बार रिकॉर्ड कर दिया। और इन केस अगर इससे कोई थ्रो अच्छी करता तो इसने 95 भी कर देनी थी, इसने हारना नहीं था। एक चीज, एक मिनट, ये आप एज ए कोच कह रहे हैं? एज ए कोच चूंकि मैंने इसकी क्वालिफिकेशन में जो इसकी थ्रो देखी थी ना, इसने थ्रो की थी ना जो 86.97 या 94 ये जो है, उस वक्त इसने 60% की मेरे मुताबिक थ्रो की है। बीइंग इसका कोच मैं इतना जानता हूँ। ठीक, बिल्कुल सही। इसमें 40% की थ्रो बाकी थी अभी, क्योंकि मैं देख चुका था जो चोपड़े ने, हमारा बच्चा है वो भी, ये नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही, हमारा एथलीट है। चोपड़ा ने जो थ्रो की वो उसकी मैंने थ्रो बड़ी क्वालिटी की थ्रो कर दी थी। 89.34 या 30 जो भी थी उसकी, सही। उसने वो वाली थ्रो की है मैंने, मगर इसमें गुंजाइश थी, इसमें अभी गुंजाइश थी। आपने उसकी थ्रो देखी होगी पीटर की, पीटर भी अपनी थ्रो कर चुका था, जो कर सकता मगर था इसमें गुंजाइश थी। बिल्कुल आपने ठीक। देखना होता है कि कितनी गुंजाइश से, कितने मार्जिन से इसने थ्रो ये वाली की है। सही। इसमें 40% की अभी थ्रो बाकी थी। मैंने इसको बोला ये 40% को शामिल कर और तू 93 पे जाएगा। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया। बिल्कुल सही। अच्छा, जो आखिरी थ्रो भी थी, एक टोटल कितनी ऑडियंस के लिए 6 बताइए? 6 होती हैं। इसमें जब आपका कंपटीशन चल रहा होता है ना, ये अगर 12 खिलाड़ी हैं तो इनको थ्रो दी जाती हैं फर्स्ट 3, ठीक है। उन 3 में से पहले 8 को सिलेक्ट करके दोबारा 3 दी जाती हैं, बाकियों को फारिग कर दिया जाता है कि आप जा सकते हैं। ठीक है। ये यानी कि फाइनल में भी
क्वालिफाई होता है कि पहले 8 को दोबारा 3 दी गई, यानी कि टोटल 6 थ्रो। 6, बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो अरशद की लास्ट भी थ्रो थी वो भी 90 के करीब थी, 91 प्लस, तो वो भी रिकॉर्ड है। वो भी मैं वही कहने, वो भी तो 2 रिकॉर्ड बार है। रिकॉर्ड हुआ ये तो ना। 2 बार रिकॉर्ड 2 हो बार गया। रिकॉर्ड हुआ। ये हमारे साथ ऐसे ही हुआ कि नेशनल गेम्स 19 वाली जो हुई थी हमारी पेशावर में, उसमें भी इसने अपना ही रिकॉर्ड 3 बार बीट किया था। बिल्कुल सही। और ये भी मैं बता दूं, पूरी कौम को इल्म होना चाहिए, एक दौर था कि मैं खुद चैंपियन था ना ऐसा ही। जब, तो मैंने जेवलिन उठाए होते थे, तो लाहौर की सड़कों पे मैं जा रहा होता था ना ट्रेनिंग के लिए, तो रास्ते में लोग खड़ा करके पूछते थे कि भाईजान इस स्पोर्ट्स का नाम क्या है, की फड़ियाँ ने चुंझा जियाँ। ऐसा ही है। अवेयरनेस नहीं थी ना, बदकिस्मती के ठीक है? साथ। आई एग्री। और ये हाँ। कोई तकरीबन कह लें बिफोर 25 इयर्स, ये उस वक्त की बात है। तो अभी आपके हमारे पास यासर है, मेरे पास अभी यासर ने अभी एशिया में मेडल लेके आया है 2, एक उसका ब्रॉन्ज मेडल है और एक उसका सिल्वर मेडल है थ्रोइंग चैंपियनशिप बिल्कुल ठीक। एशियन में और एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। बिल्कुल सही। उसके अंदर भी 5 से 7 मीटर की अभी थ्रो है। मे भी अगर वो भी जाता तो उसने भी क्वालिफाई कर जाना था। यानी बस, और आपके और साहब दूसरा मेरा बेटा है, इसको भी मैं कर रहा हूँ 28 की ओलंपिक के लिए, और अभी थोड़ा कह लें कि बेबी ट्रेनिंग उसकी चल रही है, उस लेवल की ट्रेनिंग उसकी नहीं है। 2 साल लगेंगे, सही। 2 साल के बाद वो भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला आपकी ट्रेनिंग और वो। और हमारी कोशिश है कि अरशद के साथ 2-3 जो उसके साथ कह लें कि बैकअप जो हैं खड़े हों उसके साथ। ऐसा ही है, बिल्कुल सही। सर थैंक यू सो मच, ऑनर एंड Thank you. प्लेजर। खड़े होके आपका शुक्रिया अदा। नहीं, बहुत please, शुक्रिया आप- जी, बहुत आपका शुक्रिया आपका आपका शुक्रिया। भी, Thank you पूरी so- कौम का शुक्रिया, पूरी कौम को मुबारक। आपका शुक्रिया Thank you. जिस उम्दगी और पैशन और डेडिकेशन के साथ और यकीन था आपको अपने शागिर्द पे, स्टूडेंट पे, ये यकीन ही तो है जो फिर आप अगले शख्स को जो है वो हिम्मत और ताकत देता है। थैंक यू, जीते रहे, खुश रहिए। Thank you. ख़वातीनों के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। आपको भी और शेफ नाजिश को भी और आपको भी एक खूबसूरत सा मिली नगमा शबाना की आवाज़ में। आ जाइएगा बहुत सारी क्लैप में। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप हमारी टीम और सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं। किचन सेगमेंट में शेफ़ नाजिश मौजूद हैं और नाजिश से प्रोग्राम के आगाज़ में तो हमने पूछा ही नहीं कि नाजिश क्या बन रहा है, बताइएगा। अच्छा, आज मैं क्योंकि अमरूद बहुत ज़्यादा सीज़न में आ गए हैं, इसलिए गवावा ड्रिंक बनाऊंगी। ठीक है। उसके साथ चिकन शाशलिक बनाऊंगी विद बॉइल्ड राइस। बिल्कुल से। और गवावा जो है इसको अमरूद कहते हैं। अमरूद। वेरी गुड, शाबाश। एक शख्स था, वो गया दुकानदार के पास, बोला पोमोग्रेनेट दे दो। वो बेचारा परेशान हो गया दुकानदार के, पोमोग्रेनेट क्या बला का नाम है। एंड में वो कहे भाई पोमोग्रेनेट, और सामने पड़ा हुआ था अनार। अनार को कहते हैं पोमोग्रेनेट, अगर मैं गलत ना हूं तो एकदम से। तो समझ नहीं आई तो प्लीज उर्दू में साथ साथ बताया करें ताकि परेशानी ना हो। समझ आ रही है ना आपको? पोमोग्रेनेट इतना मुश्किल नाम अनार का, सीधा सीधा भाई बोल दें, लेकिन आपने तो, गवावा तो आसान नाम है। आप बनाना शुरू करें जी। अच्छा जी, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है सादी अरशद साहिबा ने। इतने अरसे बाद भाई मुलाकात हो रही है, कहाँ गायब थी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। आपने तो नहीं कभी अनार को पोमोग्रेनेट का? नहीं भाई, मैं ऐसे नहीं कहूँगी। ऐसे लगता है ना आप किसी बहुत मुश्किल से किसी ग्रेनेड का नाम ले रहे हैं, पता नहीं कौन सा बम फूटने वाला है। ऐसा ही, ऐसा ही। अच्छा जी, आप इतने, और शबाना भी हमारे साथ प्रोग्राम के आगाज से मौजूद है। अच्छा सादिया, प्लीज बताइएगा, आप कुछ कहना चाह रही थी, ब्रेक में भी कह रही थी, फिर मैंने कहा लाइव बोलिएगा अरशद के बारे में। भाई क्या बात है, क्या उनकी अचीवमेंट है, और उन्होंने हमें सबको एक मौका दिए जहां हम फ़ख्र से कह सके कि पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि दे आर मेकिंग वंडर्स, और हमें फ़ख्र होना चाहिए बीइंग अ पाकिस्तानी। और हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। और मैं समझती हूँ कि हमें ये खुशी इतने ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेट करनी चाहिए। महीने में कितना खूबसूरत महीना और क्या ज़बरदस्त दिन आ रहा है ना, 14 अगस्त, और हम सबको इसको बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। और ये दिन तो भाई अरशद साहब के नाम ट्रू, ऐसा ही, ऐसा ही है। ख़वातीन 042992000628 हमारा नंबर है जिस पे आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। अब हम अपने एक्चुअल काम की तरफ, जो सादी अरशद सेगमेंट, सादी अरशद साहिबा के सेगमेंट में होता है, हम स्टार्ट करेंगे। बिलाल हैं जी हाफिजाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। जी किसके बारे में पूछना चाहेंगे? मैं अपने भाई के बारे में पूछूं। जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ और ईयर बताइए। 17
सितंबर 17 सितंबर जी 1999। ओके जी, जी। और सवाल क्या पूछना चाहेंगे? मेरे भाई ने जॉब के लिए अप्लाई किया, कब तक जॉब मिल जाएगी? आपने जॉब, आपके मेरे भाई- भाई ने जॉब के लिए अप्लाई की है? जी 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 जी। भाई का नाम क्या है? मोहम्मद जुबैर अहमद, ये उनकी डेट ऑफ बर्थ हाँ, फिर बताइए। नाम इसलिए मैं पूछ रही हूँ जी, नाम बताइएगा। मोहम्मद जुबैर अहमद। ठीक है जी, और कुछ पूछना? थैंक यू, लाइव जवाब सुनिएगा जी। अच्छा जी, भाई ने जॉब के लिए अप्लाई किया है, जॉब बिल्कुल मिल जाएगी, बल्कि आजकल तो वक्त इनके लिए बहुत अच्छा है। ये कुछ पिछले महीने की एंड वाली डेट से ही ये वक्त शुरू हुआ हुआ है, लास्ट कुछ वीक से, और अभी पूरा अगस्त का महीना इनके लिए बहुत बेहतरीन है। एक चीज़ जो इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम खुद को भी देती होगी, कहीं इस थोड़ा सा कहते हैं इसको, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती ठीक हैं। है। और अभी मेरा इनको एक सजेशन होगा, इस वक्त में जो भी इनको जिस तरह से भी मिलती है, बस ये कर जाए, एक इनिशिएटिव ले ले, कर जाए, आगे बहुत अच्छा हो जाएगा। ये इनके लिए एक इनिशियल टाइम है और ये वक्त इनके लिए बहुत अच्छा शुरू हुआ है, आगाज़ है। सो ही शुड डू दैट, करे, आगाज़ करे। आगे जाके अगले साल का यही वक्त आएगा जब इनके लिए और अच्छी और बेहतरी और मज़ीद अच्छे तरीके से बिल्कुल आ सही। 042992000628 हमारा नंबर है, आप लाइव कॉल कर सकते हैं। फी कॉलर एक सवाल को एडजस्ट किया जाएगा ताकि ज़्यादा कॉलर्स को हम टेलीफोन कॉल्स पे ले सकें, एडजस्ट कर सकें। सादिया, अगेन हम बात बीच में साथ कोशिश, अच्छा जी, फातिमा है फैसलाबाद से, फातिमा की कॉल लेना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। अस्सलाम वालेकुम, आपकी क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, दुआएं। फैसलाबाद का मौसम कैसा है? आपकी गर्मी है इधर तो, बल्कि अभी हमारे थोड़ी सी बारिश हुई है अभी, ठीक लेकिन है, फिर भी गर्मी है। फिर अच्छा, गर्मी है? मैंने अपने बारे में पूछना है। बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 अप्रैल 1996। ओके, मैंने मतलब कि अपने फ्यूचर के बारे में पूछना है, आपने जॉब वगैरह कुछ भी। आपने अपने बारे में पूछना है कि सिस्टर के? अपने अपने बारे में। अपने बारे में और फ्यूचर के बारे में। कोई एक सवाल हाँ बेटा जी। कर ले। मतलब कि जॉब वगैरह का या फ्यूचर आगे, ठीक है, थैंक यू। मतलब पीछे शादी वगैरह कुछ भी। पीछे पीछे टीवी की आवाज़ आ रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ गुजारिश, इल्तिजा, रिक्वेस्ट है कि टीवी की वॉल्यूम बिल्कुल म्यूट कर दिया कीजिए ताकि राब्ता जो है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अक्सर मेरे अपने घर वाले कह रहे होते हैं कि आपको सुनाई नहीं दे रहा होता, तो मैं उनको कहती हूँ यकीन जाने टीवी पे आप लोगों को समझ आ रही होती होगी, लगता होगा, लेकिन हमें स्टूडियोज़ में फिर समझ नहीं उस तरह आती जी। अच्छा देखिए, अगर मैं आपने जिस तरह कहा जी फ्यूचर जॉब एंड ऑल दैट, तो बेटा आप माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड हो, मल्टी टास्कर हो। समटाइम्स हम अपनी ही एबिलिटीज़ को नहीं पहचान पाते हैं, या हमारे अंदर जो भी एबिलिटीज़ होती है उसको समझ नहीं पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी इन एबिलिटीज़ को समझने में ना टाइम लग रहा है, आपको दिक्कत पेश आ रही है, और आप अपनी इन चीज़ों को समझने में आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अगर मैं कहूँ तो आपने जॉब्स को, चीज़ों को बार बार ना चेंज करते हो, और आप चेंज कर रहे हो, और ये सिलसिला आपका आगे भी रह सकता है। आपको मैं सजेस्ट ये करूँगी कि आप उधर फोकस करो और जो भी लाइन पकड़ो, जो भी काम, क्योंकि आपका जो होगा ना प्रोफेशन, वो होगा, उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन से या पब्लिक डीलिंग से। तो आप उसको अपनाइए, उस पर फोकस कीजिए, उसको मुसलसल कीजिए। दिक्कत आ रही है तो इट्स ओके, गिव अप नहीं करना है, उसको कायम रखो, मुसलसल रखो, आप उसमें वंडर्स कर सकते हो। कोई मसला नहीं है, कोई उलझन नहीं है, मगर छोड़ो नहीं। आप बीच में छोड़ देते हो तो परेशान नहीं होना है, उसको करते रहिए, करते रहिए। और मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, बाकी अल्लाह ताला की गारंटियाँ वारंटियाँ होती हैं, लेकिन आप यकीन कीजिए आफ्टर 2 इयर्स आप उसमें बहुत बेहतरीन होंगी और आपको रूज भी बिल्कुल सही जी। अक्सा है आरिफ वाला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अक्सा किसके बारे में पूछना है? जी, मैंने अपने भाई के बारे में बात करनी है। जी, भाई का नाम बताइए। मोहम्मद अंसर महमूद। थोड़ा ऊंचा बोलिएगा, सॉरी। टीवी का मैंने वॉल्यूम। अपने भाई के बारे में पूछना है, नाम उसका मोहम्मद अंसर महमूद। टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए वरना कॉल ड्रॉप करनी पड़ेगी। मोहम्मद अंसर महमूद है। मोहम्मद अंसर महमूद। आई एम सॉरी, कॉल मोहम्मद ड्रॉप। अंसर महमूद। मैं जी सॉरी, कॉल ड्रॉप करनी पड़ेगी। मैं फिर गुजारिश कर रही हूँ,
विच शुड मेक सेंस कि टीवी की वॉल्यूम बंद कर दिया कीजिए। आई नो एक्साइटमेंट होती है लाइव शो के अंदर, लेकिन फिर इस तरह राब्ता नहीं हो पाता और बहुत सारे और कॉलर्स होते हैं जो वेटिंग में होते हैं। काइंडली प्लीज़ टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए, वरना कॉल हमें बदकिस्मती के साथ ड्रॉप करनी पड़ेगी। अच्छा जी, समीना भी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, हमने मुख्तसरन अभी हॉरोस्कोप के बारे में भी बात करनी, मुझे बता दीजिए कॉलर रेडी हैं? जी, समीना है चकवाल से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं अस्सलाम। चकवाल से बात कर रही हूँ। जी, किसके बारे में पूछना है? जी, मैंने अपने बारे में पूछा है कि शादी कब होगी। मैं 5 साल से इस मसले में हूँ, और जी। अपनों में होगी या पराये में होगी। ओके, डेट ऑफ बर्थ हो ये बताओ। 26 दिसंबर जी 1995। ओके, बिल्कुल 26 सही। दिसंबर ठीक है, डन। 1995। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप जीती रहें, खुश रहें। आपकी आवाज़ भी बड़ी क्लियर आ रही थी। थैंक यू सो शादी मच। के बारे में इन्होंने जी। पूछना है ना। अपनों में पराये में होगी। अच्छा देखिए, शादी आपकी फैमिली की मर्जी से आएगी, अपने जानने वाले हो सकते हैं, ठीक है। शादी देखो, इसको हम कहते हैं कि आपकी थी ही देर से ताखीर से, जिसको मैं अक्सर बताती रहती हूँ, इसको हम कहते हैं मंगलिक होना। मार्स प्लैनेट, जिसको एक हमारी एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में मंगल बोलते हैं, वो आपकी शादी वाले घर में बैठा हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं अपनी कंपैटिबिलिटी को चेक कराइए। जायचा जिस बर्थ वक्त चार्ट। हाँ, जहाँ जिस वक्त आप शादी करने लगते हैं, कोई रिश्ता आता है, पसंद आ जाता है, जब इस नौबत पे आप आ जाते हैं तो आप अपना भी जायचा बनवाइए, जिसका है जिससे शादी होने वाली है उसका भी बनवाइए। फिर देखा जाता है कि क्या दो लोग आपस से मुस्तकबिल में चल सकते हैं, सिलसिले चल सकते हैं मजबूती के साथ, ठीक है। और इसमें परेशानी की कोई बात नहीं होती है। अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ, लड़के वाले हो लड़की वाले हो, सही बताया करें, ठीक है। अच्छा, आपके लिए देखिए अगले साल यानी कि 2025 के तकरीबन जून जुलाई से लेकर 2026 का जून जुलाई अगस्त तक का ही वक्त बनता है, अच्छा साबित होगा। और आपका रिश्ता जानने वालों में, जान पहचान के लोगों में ही बनेगा, और ये आपकी फैमिली या दूर की फैमिली या जानने वाले लोग होंगे। ओके, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही जी। अजीम है चकवाल से। अस्सलाम वालेकुम। दूसरे नेटवर्क मिनट। ये कौन है? अच्छा तो परेशान हो गई भाई, मेरे से भी बेहतर उर्दू कौन ये बोल तो रहा वो हुआ ना कि हम बात किसी से करना चाहे थे, वो आगे से बात कहीं और हो रही थी। है? मैं तो थोड़ी देर मतलब मैं परेशान हो गई। अच्छा जी, शबाना आपका स्टार क्या है ये बताइएगा। मेरे ख्याल में हमने पहले भी जाना था, मैं भूल गई भाई। आपकी डेट ऑफ मंथ कौन सा, जिस मंथ में पैदा हुई थी? दिसंबर। ये कौन बनी? अच्छा देखिए, जो दिसंबर बॉन्ड और 21 होते हैं ना, इसको हम उसमें कहते हैं कस्प होता है। हाँ। लेकिन मैं कभी भी कस्प को नहीं मानती हूँ। ठीक है। कस्प कुछ भी नहीं होता है, वो किसी एक में ही फॉल करते हैं। यानी कि इसका मतलब वो कि दो में फॉल नहीं करते, दो स्टार्स fall, में एक में हाँ, करते हैं। क्योंकि बीइंग अ वैदिक मैं कस्प को नहीं समझती कि कस्प कुछ भी होता है। ठीक है। और इनकी जो पर्सनालिटी होगी ना, ये बहुत सी चीज़ों को बहुत डेप्थ में जाके लेती होंगी। इनके नज़दीक छोटी मोटी चीज़ को करना या बहुत डीपली अगर जानना है तो फिर किसी की चीज़ की डेप्थ में जानना, वरना छोड़ दो। बिल्कुल ठीक। वरना बस करना ही नहीं है। मैं जानना है तो फिर डेप्थ में जाओ, वरना रह नहीं दियो। अच्छा, ऐसे ही करती हो। यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हुए, ये अच्छी भी बात है, थोड़ी खतरनाक भी बात है। कितनी डेप्थ में चले जाएं तो उसका फायदा भी होता है, अल्लाह ना करे नुकसान तो नहीं, लेकिन फिर भी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। नहीं देखो, उसमें ये होता है कि फिर मेहनत दरकार होती है। फिर ऐसे लोग मेहनत करते हैं, हासिल करो किसी चीज को, उसको दरमियान में ना छोड़ो। ठीक है, दरमियान में नहीं छोड़ती होगी, Very कर good. जाती होगी। बिल्कुल सही। अच्छा जी, कौन है कॉलर हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। मरियम खानेवाल से। वालेकुम अस्सलाम। जी मरियम, क्या पूछना चाहेंगी, किसके बारे में? मैंने अपने बारे में पूछना है, अपने फ्यूचर के बारे में। जी बताइए। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1996। ओके जी, 1 जनवरी 1998। 6 ओके 6 बिल्कुल सही। अच्छा जी, क्या सवाल करना चाहेंगे? फ्यूचर में क्या चीज़, कोई एक बात बताइए ताकि हम फिर उस पर फोकस करें। स्टडी, जॉब या शादी, है मतलब आप सारा बता देना भाई। अच्छा, सब बता दें। एक सवाल मेरे बच्चे, एक अच्छा ओके, चलें कर लेना, बिल्कुल प्यार से किया मेरी। चलें, थैंक यू सो चलो मच। 2 बातें बता। हाँ, जॉब या शादी कह रही हैं। अब आप सिलेक्ट कर लें। अच्छा देखिए बेटा, इस वक्त तो आपको तो काफ़ी पैशनेट होना चाहिए अपने जॉब और इन सब चीज़ों में, मगर इनका दिल करता है कि हर चीज़ क्विकली हो जाए, क्योंकि प्लेनेट राहु बैठा हुआ ना इनके छठे घर में, तो ये इसको कहते हैं इजी मनी, इजी चीज़ें इजी हो जाए, मेरे सामने सब कुछ प्लेट में रख के आ जाए। तो ये कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ होती हैं जो कि समटाइम्स इसको कहते हैं कि बहुत सोचते हैं कि बस ठीक है आ जाए क्विकली, ऐसे ऐसे करके चीज़ें हो जाए।
लेकिन बेटा आपके लिए अभी जो टाइम बना हुआ है इसमें शादी फ़ौरन तो ऐसे नहीं आएगी। आपके लिए जो नेक्स्ट ईयर होगा, नेक्स्ट ईयर का भी जो एंड होगा, तब जाके शादी की पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है। अभी और शादी आपकी आनी है आपके घर वालों की फुल टाइम रजामंदी से, घर वालों की मर्जी और इन सब चीज़ों से। और या तो इनकी फादर साइड और इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा वो उनकी इन्फ्लुएंस या उनकी दादकों का जो है दादकों का influence है। जो होता है वो वाला रोल काफ़ी ज़्यादा है। और इनकी घर में ना जिसको कहते हैं बहस चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, ओके, बहुत जल्दी इस टाइप की Arguments शुरू हो जाती हैं, arguments शुरू ठीक है। हो जाते हैं। और अभी तो शादी में थोड़ा सा डिले जो है वो नज़र आता है। बिल्कुल सही। लेकिन अल्लाह ताला के हर काम में एक हिकमत होती है, तो फिर बिल्कुल इंशाल्लाह होती है। ताला और जरूर। देखो सुंदस क्या होता है जब हम जल्दी करते हैं ना किसी भी चीज़ में, खास तौर पे शादी वाले हाँ। मामले में, और हम चाहते हैं कि बस ये अभी जो नज़र आया बस इससे कर लो, या जो है रिश्ता इससे कर लो, तो वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम्स आ जाती ऐसा हैं, ही है। जिसको थोड़ा सा सब्र से देख के, अंडरस्टैंड करके, और आपको देखना चाहिए कि क्या अगले भी हमारे जैसे लोग हैं। आप बिल्कुल अपने से ऑपोजिट फैमिली में या एक डिफरेंट कल्चर में, या उनका बैकग्राउंड कुछ और आपका बैकग्राउंड कुछ और जब आप कर लेते हैं, और समटाइम्स मैं भी कल ही एक जगह पे बात कर रही थी, तो वो होता है कि हम समटाइम्स ये सोचते हैं कि यार हमसे ज़रा अच्छे लोग हों, तगड़े लोग हों, फाइनेंशियली अच्छे हों, तो यार फिर आप ये देखें कि उनके यहाँ कुछ चीज़ें डिफरेंट होंगी, नॉर्म्स आपसे, डिफरेंट होंगे, ठीक है? उनके घर का माहौल डिफरेंट होगा, ऐसे। तो क्या आपकी बच्ची वहाँ पे सेटल हो जाएंगी ऐसा ही है। उनके कल्चर में, उनके मामलात में? फिर बाद में आती हैं प्रॉब्लम्स। सिर्फ पैसे सब कुछ नहीं होता, आपको ये देखना चाहिए कि क्या आपकी वैल्यूज उनसे मिलती हैं, वैल्यूज को प्रेफरेंस दिया। आई टोटली अग्री, मैं आई टोटली अग्री इस बात के ऊपर। अच्छा जी, नूर है आज़ाद कश्मीर से। अस्सलाम वालेकुम नूर। अस्सलाम वालेकुम जी। खामोश हो गई भाई, आपको आवाज़ आ रही है नूर? अच्छा जी, हम दोबारा से फिर अगर रब्ता होता है कॉल ड्रॉप होगी, नो इशू एट ऑल। अच्छा जी, शबाना कुछ और तो नहीं पूछना चाहेंगी आप? नहीं, मैं बस- मैंने खुद ही सवाल में कहा और तो नहीं ना, नहीं है ना नहीं, कुछ? नहीं ना। शबाना को लगता है हमने काफी कुछ बता हाँ, अच्छा भाई नाजिश मेरी छोटी बहनों की तरह है ना, हंस रही है नाजिश। नाजिश आपका स्टार क्या, बताओ जल्दी से। जमनाय। जेमिनी। अच्छा जी, इनका बता दें। अच्छा, जेमिनी के बारे में ना एक मिथ है हाँ। कि जेमिनी बड़े डुअल फेस, डुअल माइंडेड और इस तरह अल्लाह से माफी। होते हैं। ठीक है, Really? मिथ है। ठीक है, The word I am using, it's a myth. Okay, ठीक है। Though it is totally wrong. ओके। जेमिनीज बड़े हैप्पी लकी गो होते हैं, और जेमिनीज की बड़ी खुसूसियत है कि आप इनके साथ बड़ी जल्दी, ये आपके साथ बड़ी जल्दी सेटल हो जाते हैं। आप इनको कहना कि यार आज यहाँ पे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ये आपके साथ रेडी हो जाएंगे, आपके साथ जाने को, आपके साथ हर चीज़ करने को तैयार हो जाते हैं। वेरी स्माइलिंग फेस, ऑलवेज आपको जेमिनीज का बड़ा स्माइलिंग फेस मिलेगा। दूसरी चीज़, ये मोस्टली आपको मिलेंगे अपनी फैमिली से किसी डिफरेंट काम में, ठीक है, लाइक ये फैमिली के जो एक ट्रेंड्स ट्रेडिशंस होते हैं उसको फॉलो नहीं करते। ठीक है, ठीक है। और आई एम श्योर कि आपका भी कुछ डिफरेंट ही होगा, अपनी फैमिली Different से ही है। डिफरेंट आप कर रहे हो। बिल्कुल सही। और दूसरा, इनकी जो सबसे अच्छी बात एक और होती है, क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव बातों की बात करती हूँ, मैं नेगेटिव चीज़, मैं समझती हूँ कोई भी इंसान नेगेटिव नहीं होता, किसी का बर्थ चार्ट नेगेटिव नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट हाउ टू मैनेज। बिल्कुल ठीक, आपको मैनेज करना आना सही। चाहिए। एक और बात बता दें जल्दी से इनके अच्छा, बारे में। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इनको ज़्यादातर देखेंगे कम्युनिकेशन की फील्ड में, क्रिएटिविटी की फील्ड में, और एक चीज़ जो होगी कि आप थोड़े से इनके अंदर मूड स्विंग्स देखेंगे। मूड स्विंग्स होते हैं, अच्छा, और वो भी मैनेजेबल होते हैं। कुछ चीज़ें होती है जो कि मैनेजेबल, लेकिन मैनेजेबल मूड स्विंग्स बहुत ज़बरदस्त। लेकिन ये इतनी अच्छी, इसने मुझे तो कभी मूड नहीं दिखा। क्या ये वक्त पे खाना पका पाते हैं कि नहीं? Oh, घंटे के 100%। है? चलो भाई, वेरी गुड, तालियां। इसी के साथ सादिया अरशद साहिबा का सेगमेंट अपने इख्तिताम को नाजरीन पहुंचता है। बहुत शुक्रिया सादिया। Thank you। लेकिन साथ ही साथ शबाना आ जाइएगा, जश्न आज़ादी का समा है इंशाल्लाह कुछ ही दिनों बाद, 14 अगस्त या 14 अगस्त है, तो आ जाइए मिली नगमा पेश करते हुए बहुत सारी क्लैप में। जी
ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप हमारी टीम और सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं। किचन सेगमेंट में प्रोग्राम के आगाज़ से शेफ़ नाजिश हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है वीकेंड एट होम की फैमिली मेम्बर डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुंदस मैं बहुत खुश हूँ। रियली? क्यों 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 ये क्यों? मैं चाह रही थी कि आप ये पूछें। मैं इसलिए खुश हूँ कि अरशद नदीम ने है ना हमारा जो है ना सर बुलंद कर दिया फख्र है। से, हाँ। सल्यूट टू दिस पाकिस्तान का बेटा। वाह। और मैं ये भी सोचती हूँ कि सोचो इतनी कम ट्रेनिंग में उन्होंने इतना कर लिया, तो वो अपनी डाइट और इन चीज़ों पे जब तवज्जो बहुत ज़्यादा देंगे तो फिर तो वो अपना करंट रिकॉर्ड भी तोड़ के पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। ऐसा ही। और उनके कोच से जब अभी इंटरव्यू हाँ, किया हाँ। प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में, तो उनसे ऑफ एयर भी गुफ्तगू हो रही थी, बातें तो बहुत हाँ, सारी कि हाँ, फिटनेस का भी वो इतना, डाइट का, हर चीज़ का। आप देखें ख़वातीन से अगर हेल्दी लाइफस्टाइल हो तो यू कैन डू वंडर्स। Yes. और अगर आप फोकस्ड हो जिंदगी में किसी काम में भी। अच्छा जी, डॉक्टर साहिबा भी मौजूद हैं, लेकिन प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन किया। अल्लाह ताला ने इनको बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। लेकिन जब हम हसन बादशाह की बात करते हैं तो सिर्फ सिंगर नहीं है, म्यूजिक प्रोड्यूसर भी हैं, कंपोजर भी हैं, लिरिसिस्ट भी हैं। और अली ज़फ़र की बात करें, आतिफ असलम की बात करें, राहत फ़तेह अली की बात करें, मेजॉरिटी 99.9% जो सिंगर्स हैं उनके गानों को प्रोड्यूस करने में इनका एक अहम किरदार है। तो आज हमने सोचा कि इनको भी बुलाया जाए और इनसे मिली नगमा ज़रूर सुना जाए। तो वेलकम करेंगे हसन बादशाह को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू आपका शुक्रिया। अच्छा, मुझे बड़े ही अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये काफी एक तीर में 3-4 शिकार कर लेते हैं, है ना? और निशाने पे लगता और है। निशाने पे लगता है। और आयमा बेग का भी, और खुद भी गाना गा रहे होते हैं। ऐसा ही So है। he's got a very sweet voice। नहीं, अच्छा, एक और आपको बात बताऊं, मैं साउंड इंजीनियर भी हूं और फ्लूट भी प्ले करता हूं। ये तो बेस्ट हो गया भाई। आपका चैनल है तो उसके एमडी भी आप खुद होंगे, जी, जी। अकाउंटेंट भी आप खुद होंगे, कैमरामैन भी खुद हैं, माइक लगाने वाले भाई भी खुद हैं। कमाल हो गया भाई, वेरी गुड। अभी मैंने अब शायद आपको पता है या पता ही होगा, मैंने पीटीवी के लिए कुछ 10 से 15 साल फ्लूट प्ले किया यहाँ पे। ऐसा ही है, मुझे मालूम है। मोहसिन जाफर साहब के साथ जितने भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उन सब के मैं प्रोग्राम्स में फ्लूट भी बजा चुका हूँ। हमारी जो म्यूजिशियंस हजरात बैठे हैं, मैं इनकी टीम का मेंबर रहा हूँ। वेरी गुड। इकबाल भाई, नवीद इकबाल भाई, भाई। जगू भाई हैं, पीछे जी, शाहिद जी, भाई जी। भी हैं। वेरी गुड, वेल डन, माशाल्लाह। आप Thank तो you। हमारी टीम का, पीटीवी की टीम का हिस्सा ही हैं। जी, जी। अच्छा जी, डॉक्टर साहिबा नाउ आज के टॉपिक के बारे में, और ये मैं ज़ाती तौर पे भी चाह रही थी क्योंकि मैंने बहुत सुना इसके बारे में, तो मैंने कहा कि ज़रा इसकी तस्दीक और इसके बारे में। डायबिटीज़ नाउ, जिसको शुगर भी कहते हैं सादा ज़बान में, डायबिटीज़ का जो ये नया इलाज है टीकों की सूरत में या इंजेक्शंस की सूरत में, ये क्या है, ये बताइएगा इसके बारे अच्छा, में। ये नई एक लॉन्च हुई है। दीज आर कॉल्ड GLP एगनिस्ट्स। अब ये क्या चीज़ें हैं सुंदर, आपको पता है कि डायबिटिक्स में वेट गेन एक बहुत बड़ा होता है, जिससे कई लोग गोलियों से इंसुलिन पे आ जाते हैं। अब जब वो इंसुलिन पे आते हैं तो वो टीके हैं, और कई लोगों को सूट करते हैं, कई लोगों को ह्यूमन इंसुलिन सूट करती है, किसी लोगों को बोवाइन करती है, काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। प्लस इसके साथ रेटिनोपैथी यानी आंखों की नज़र का कमज़ोर होना, किडनीज का ख़राब होना, जो कि किडनी फेलियर, डायलिसिस और बाद में ट्रांसप्लांट तक जाता है। इसके अलावा इसमें नर्व्स का ख़त्म होना, जैसे पैरों के बारे में हम कहते हैं कि डायबिटिक्स अपने पैरों का ख्याल रखें। अब ना सिर्फ डायबिटीज़ है, हमने एक दिन बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ के बारे में बात की होगी, आपको याद होगा। उसमें HbA1c जो 3 महीने का शुगर का एक प्रोफाइल है, वो कराते हैं टेस्ट, है ना? आपको पता होगा, आधा डॉक्टर आप बन चुके हो माशाल्लाह, आधे से ज़्यादा बल्कि। तो उसमें अगर बॉर्डरलाइन बड़े लोगों की आ रही है। अच्छा, अब फैटी लिवर भी एक बहुत बड़ी कॉज है कि जी डायबिटीज़ इसलिए हो रही है क्योंकि आपके अंदर डिटॉक्सिफिकेशन ही नहीं हो रही। और एक और चीज़ हमने मोटापे के बारे में बात की थी, इंसुलिन रेजिस्टेंस। कि आपकी बॉडी के सेल्स जो है ना, वो इंसुलिन को कहते हैं जा भाई चली जा, मैंने नहीं तुम्हें अंदर आने देना। एक्सेप्ट ही नहीं करते, एक्सेप्ट ही नहीं करते, बिल्कुल ठीक है ना? तो दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब ये जो नई चीज़ आई है, इसका नाम है सीमाग्लूटाइड, और दूसरी है मंजारो। ये 2 इंजेक्शंस, और इसके अलावा 2-3 और हैं विगोवे के नाम से वगैरह। ये सारे इंजेक्शंस आप पर वीक लगाते हो और आपका वज़न गिरना शुरू हो जाता है। जब आपका वज़न गिरता है ना, तो आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन कम होती है, डायबिटीज़ का कर्व बेहतर हो जाता है। जो पेशेंट्स हमारे पास, अब दुनिया में तो इसका पूरा रिकॉर्ड है, लेकिन जो पेशेंट्स हमारे पास मंजारो और ओज़म्पिक लगवा रहे हैं, उनके HbA1c's 7-8 से लेके नॉर्मलाइज हो गए हैं। जो लोग, जिन लोगों के हाइपोथायरॉयडिज्म है, उन लोगों के लिए भी एक इनडायरेक्ट ट्रीटमेंट हो सकती है। और इससे जब वज़न यूं गिरता है, तो एक मेरा पेशेंट है जिनके 4 हाइपरटेंसिव ड्रग्स थी उनके पास, यानी हाई ब्लड प्रेशर की, तो अब वो 1 पे हैं।
और इससे एक इंसान की जो ज़िंदगी का टर्न अराउंड है बिल्कुल वैसे अचीव हो रहा है। अच्छा, अब अक्सर लोग कहते हैं कि जी हम केमिकल्स अपनी बॉडी में करवाएं और ये करें और वो करें, इंजेक्ट करवाएं। आप ये देखें कि आपको इससे फ़ायदा कितना होता है। कई लोग एंटी डिप्रेसेंट नहीं लेते कि जी वो तो दिमाग की दवाई है, हम पागल थोड़ी हैं जो हम एंटी डिप्रेसेंट लें। अब एंटी डिप्रेसेंट इज़ नॉट ओनली फॉर पीपल जो कि जिनका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, इट इज़ ऑल्सो फॉर पीपल जो कि ज़िंदगी के रोज़ भर के स्ट्रेस से ज़्यादा शिकार है और मे बी उनको कोई ऐसी साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट ड्रग दे दे जिससे वो थोड़ा काम डाउन हो जाए। काम डाउन होंगे तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगा, स्ट्रेस लेवल्स कम होंगे। आपने ये देखा होगा कि जो ओवरवेट लोग हैं उनके स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई रहते हैं, बहुत होते हैं हाई। और ये स्ट्रेस लेवल्स को कम, जब आपका वेट और आपकी सारी हार्मोनल साइकिल्स सीधी हो रही होती हैं और आप सेंटर में आ रहे होते हैं जहाँ पे आपको होना चाहिए, तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल एक रीक्लेम वाली बात है। इट्स बीइंग रीबॉर्न अगेन। अच्छा, अब फ़ायदे बहुत सारे, बातें भी पॉजिटिव, लेकिन मेरा एक सवाल, आई डोंट नो कि ये पर्टिनेंट आपको लगे, लेकिन नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि डायबिटीज़, अब ऑब्वियसली हर शख्स के अपना एक बॉडी का निज़ाम है, आपका अपना होगा फंक्शन, मेरा अपना, इनका अपना होगा। अब क्या ये जो भी डायबिटिक है शख्स, जिस भी स्टेज पे हो, 1 2 3 जो भी लेवल हो, उसके लिए ये इफेक्टिव है? हर कोई लगवाएगा या उस पर भी देखनी पड़ेगी कि क्या कंडीशन है ओवरऑल बॉडी की? बिल्कुल, हमें पहले प्री इवैल्यूएशन करनी होती है। मसलन जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री है ऑफ थायराइड कैंसर, ठीक है, उन लोगों को नहीं लगाते। जो प्रेग्नेंट खवातीन या जो लैक्टेटिंग नर्सिंग खवातीन हैं उनको नहीं लगाते। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जिनको डायबिटीज़ टाइप 1 है, जिसको हम जुवेनाइल डायबिटीज़ जो बचपन से होती है, ऐसा ही है, वो वाली जो है, वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ जो है वो उसमें भी नहीं हम लगाते। तो काफ़ी ऐसी कंडीशंस हैं जिनको देखना होता है। आपने मतलब बहुत सारे बैटरी ऑफ टेस्ट्स कराने होते हैं और फिर आप क्वालिफाई करते हैं। सही। बहुत सारे लोग ऐसे उठ के हो जी अच्छा तुसी की ला रहे हो, उनके जो सीआई करने उन चलो जी शुरू, ये बिल्कुल नहीं करना। मैंने इसीलिए ये सवाल किया कि भाई हम तारीफ सुन रहे हैं, अच्छी बात है। आप कह रही थी पर्टिनेंट क्वेश्चन है, मैं कहती हूँ ये आपका गोल्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और ये तमाम नाजरीन को पता होना चाहिए कि किसी डॉक्टर या डाइटिशियन, डॉक्टर हो पहले और डाइटिशियन, उनके पास जाके गेट दिस थिंग डन, खुद से कुछ नहीं करना। ट्रू। उसके पेन्स मिलते हैं अब सुंदर, तो लोग क्या करते हैं कि खुद ही से लगाना चाहिए। मैंने खुद देखा है बहुत से लोगों को बदकिस्मती के साथ। किडनी डिजीज में नहीं लगाना। आई नो। आप सोचो कि अब लोग टेस्ट तो करा नहीं रहे, वो सोचते हैं यार वो जड़ा साड़ी नाल वाली सुमेरा और कितनी पतली होगी, मैं भी ये लगाऊं। सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं होता यारा, यू नीड टू गो बाय अ प्रोटोकॉल। आई एग्री। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने हर हफ्ते जाके अपनी इवैल्यूएशन करवानी होती है, क्योंकि आप अपनी बॉडी के अंदर एक दवाई, एक केमिकल इंजेक्ट कर रहे हैं। ट्रू। इट्स अ मिरेकल ड्रग फॉर सम पीपल, श्योर, बट इट नीड्स टू बी डन अंडर ड्यू गाइडेंस। और हर किसी के लिए ये ज़रूरी नहीं, हर किसी का एक अपना बॉडी का निज़ाम है। और हसन, मुझे ये भी बताइएगा, आप ऑल इन वन हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर भी, सिंगर भी, कंपोजर भी, लिरिसिस्ट भी, अपने चैनल के एमडी और अकाउंटेंट भी, फ्लूट प्लेयर भी, अच्छे बेटे भी होंगे अगर आपकी शादी हुई तो अच्छे शौहर भी होंगे, अगर आपके बच्चे हैं तो अच्छे बाप भी होंगे, अच्छे पड़ोसी भी, अच्छे कर दो। तो मैं 12-13 तो गिनवा दी भाई, 14 चीज़ें। अब मुझे ये बताइएगा लाइफस्टाइल का कितना ख्याल रखते हैं? लाइफस्टाइल बस सारा दिन स्टूडियो में गुजरता है जी। बल्कि जो आपने कहा कि अच्छे हस्बैंड भी होंगे तो वाइफ को हमेशा शिकवा ही रहता है जी कि आपके पास हमारे लिए टाइम ही नहीं है। अच्छा, ओके, काम कर रहे होंगे ना? बस काम करते हैं सारा दिन, बस वो कभी कभी फिर वो ऐसा इमोशनल मुझे बात, क्योंकि बच्चों के हाथ में उनके थ्रू मैसेज आता है कि पापा आपके पास हमारे लिए कोई टाइम नहीं है। तो फिर मैं स्टूडियो बंद करके नीचे चला जाता हूँ, अच्छा बेटा वो कहाँ जाना है। तो यही है लाइफस्टाइल बस। लेकिन हाँ, ये तो औलाद के हाथों तो इंसान, और औलाद तो अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत है कि उसको तो ना नहीं कर सकते। लेकिन आपको देखकर ये नहीं लगता कि आपका लाइफस्टाइल उस तरह हेल्दी, माशाल्लाह यू लुक फिट, लेकिन कोई आपकी खाने की भी रिजीम होगी? मैं बस ये बिल्कुल आपने, मैं उस तरह तो नहीं डाइटिंग करता जिस तरह करनी चाहिए, या जिम शिम नहीं जाता, लेकिन मैंने ये किया है कि मैं काफ़ी टाइम से ना, पिछले कई सालों से मैं 6 बजे के बाद खाना नहीं खाता, शाम को 6 बजे के बाद, ये मैं करता हूँ। उसके बाद मैं कोई अगर बहुत ज़्यादा कोई भूख महसूस हो
तो कोई जूस पी लिया, कोई मैंगो खा लिए आजकल, तो बस ये करता हूँ। और खाना वो भी नहीं कोई मैं खाता। रेगुलरली नहीं, मैंगो तो गर्मियों के मौसम में जी आम जी, आते हैं। आजकल मैंने कहा इसलिए बिल्कुल सही। कोई अगर जो भी फल चल रहा हो, फ्रूट, वो खा लेता हूँ। एक्सीलेंट। इसीलिए डॉक्टर साहब क्विकली बिफोर वी वाइंड अप, मेरे ख्याल में ये हेल्दी लाइफस्टाइल जो आप हमेशा एम्फोसिस देती हैं शाम 6 बजे या मैक्सिमम 7 बजे के बाद, ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपनी जो आपकी बॉडी की लेबोरेटरी है उसके साथ आप काम कर रहे हैं, ठीक है, उसकी घड़ी के साथ 6 बजे के बाद खाना। और मेरा ख्याल है कि आप ना जूस ना लो, अगर आप फल लेना चाहते हो तो फल लो। जूस जो है वो एकदम इंसुलिन को स्पाइक करता है, शुगर ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होती है, तो इंसुलिन ने आना होता है, वो कहता है यार ये इधर फाइबर किधर है, मैं किधर आ गया हूँ। तो रात को जो मीठा होता है इवन फ्रूट का भी, वो भी एज ग्लूकोज फ्रुक्टोज होता है ना, वो तो वो बॉडी समझती है वो जी मीठा आ गया। तो अगर आप दूध पी लो, अंडा खा लो, टिक्का खा लो, प्रोटीन ले लो, प्रोटीन शेक पी लो, ठीक है, तो उससे भी पेट भर जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच। मेरी फीस कितने है वो अभी है, मैं डरी गाने में है, गाने में है। मैं पीछे से पर्स निकालने वॉलेट लगी मैं एक्चुअली वॉलेट डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। Thank you. डरा देती हैं आप, क्या करते हैं? बस यही मेरा काम है। जीती रहे, खुश रहें, बहुत आप भी शुक्रिया। खुश रहो। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ हसन मौजूद है, आ जाइएगा मिली नगमा पेश करते हुए, बहुत सारी क्लैप में। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त आप हमारी टीम और सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम समीना अमजद साहिबा से हमारी मुलाकात हो रही है। समीना अमजद साहिबा नीड्स नो इंट्रोडक्शन। आरफा करीम की जिस उम्दगी के साथ इन्होंने तरबियत की, आज भी आरफा, मुझे वो छोटी सी बच्ची याद है, इस्लामाबाद सेंटर से मैं मॉर्निंग शो करती थी एंटरटेनमेंट डेस्क के नाम से, और मैंने आरफा का तब इंटरव्यू किया था, वो बहुत छोटी थी और मैडम से तब मेरी मुलाकात हुई थी। और आज भी आरफा की अचीवमेंट्स को, हम अचीवर्स की बात कर रहे हैं ना, हम अरशद नदीम की बात कर रहे हैं, और वो तमाम अचीवर्स जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन अपनी फील्ड में किया है, तो फिर हम आरफा करीम को कैसे भूल सकते हैं? आरफा करीम तो हमारी जान है, मेरी तो छोटी बेटियों की तरह, बहनों की तरह है, और हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेगी। जो अचीवमेंट और जो रिकॉर्ड आरफा करीम ने बनाया, तो उनकी तरबियत जिन्होंने की है, तो फिर समीना अमजद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो इनफरादी सतह पे आरफा करीम की जो इदारा है, NGO, वो भी चला रही हैं, बट शी इज़ एन एजुकेशनिस्ट एज वेल। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम सुंदस, एज यूजुअल थैंक यू सो वेरी मच। आप इतना खूबसूरत तारुफ कराती हैं कि मैं खो जाती हूँ उसमें। थैंक यू, आपका शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब मैडम अचीवर्स की बात हो रही है, हमारे सामने जो मौजूद हैं अचीवर, मैं फिर तारुफ के लिए ज़रा कार्ड भी देख लूँ ना, कहीं कोई गलती ना हो जाए हमारे साथ। एंड आई टेक सो मच प्राइड, मुझे इतना फ़ख्र महसूस होता है बिलखसूस कि हमारी बच्चियाँ, बेटियाँ, बहनें, इसका ये मतलब नहीं कतन, मेरे अक्सर कज़न जो लड़के हैं वो कहते हैं भाई आप हमारा, लड़कों का भी, लेकिन ऑब्वियसली लड़कियों का ये है कि वक्त के साथ साथ एक्सपोजर ज़्यादा हुआ है, उनको मौक़े फ़राहम हुए हैं, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे हुई है। मैं इस वजह से बच्चियों का ज़रा ज़्यादा जिक्र करती हूँ, वरना तो बच्चे बच्चियाँ एक बराबर हैं। पाकिस्तान के लिए कुछ करें, इससे बढ़कर क्या बात है। नूर फातिमा जो हमारे साथ मौजूद हैं, शी इज़ अ पाकिस्तान नेशनल चैम्पियन चेस की, और पाकिस्तान की नुमाइंदगी बैनुल-अक़वामी सतह पे भी कर चुकी हैं। डायना अवार्ड इनको मिल चुका है, और चेस एक ऐसा खेल है जो हमारी समझ के ऊपर से गुजर जाता है, लेकिन उसकी चैंपियन है इतनी सी उम्र में। हमारे साथ मौजूद है नूर फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कैसी हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मेरे सामने मौजूद हैं इमरान राहत फ़तेह अली ख़ान। और इमरान साहब की जब हम बात करते हैं तो सूफ़ी म्यूज़िक की बात करें, और बिलखसूस राहत फ़तेह अली ख़ान साहब के साथ एक ताल्लुक़ इनका रहा है और आज भी है, और इनफरादी सतह पे भी, बैनुल-अक़वामी सतह पे भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए। और आज हमने सोचा इनको बुलाया जाए और इनकी आवाज़ में जो पाकिस्तान से मोहब्बत के जज्बात हैं वो मिली नगमे के ज़रिए इजहार कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, नूर हमारे साथ मौजूद हैं, तो ज़रा मैडम नूर की अचीवमेंट्स पे एक नज़र डालते हुए फ़ख्र के साथ जी।
ख़वातीन नौज़ाद, वी हैव विद अस नूर फातिमा, पाकिस्तान नेशनल चेस की जो हैं चैम्पियन भी हैं और पाकिस्तान की ऑफिशियल चेस की जो टीम है उसका हिस्सा भी है। इसमें ये मेरे जैसी लग रही है, मैं जब ऐनक पहनती हूँ मैं ऐसी ही हूँ लगती, थोड़ी सी 1-2 साल बड़ी हूँ इनसे सिर्फ। हाँ अच्छा जी मैडम, आपकी इजाज़त से, क्योंकि हमने पैनल ऐसा तश्कील दिया कि एक ऐसे अचीवर को बुलाया जाए, फिर एक ऐसी वालदा को बुलाया जाए जिन्होंने, आरफा करीम की हम बात कर रहे हैं, अपनी बेटी की भी तरबियत ऐसी की, तो मैडम भी बेहतर तरीके से ना। नूर, चेस की हम बात करें, अभी ये कोई आसान खेल नहीं है, इसको खेल कहा भी नहीं जाता अमूमन और समझा भी नहीं जाता। थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा, दिलचस्पी कहाँ से पैदा हुई? पहले आई वॉज अ सोशल वर्कर फर्स्ट। मेरे फादर ने मुझे इनकरेज किया, आई यूज़ टू गो टू ऑर्फनेजेस और वहाँ से सोशल वर्क स्टार्ट किया, चाइल्ड राइट्स और वुमेन राइट्स पे बात शुरू की। चेस मैंने बहुत बचपन में सीखी थी, लेकिन मुझे तब प्रोफेशनल चेस पाकिस्तान में हो रही है उसका नहीं पता था। मैं जब यूएसए शिफ्ट हुई तो मेरी यूनिवर्सिटी में इत्तेफाक से सूजन पोलगार चेस कोच थी और मैंने उनकी डॉक्यूमेंट्री बचपन में देखी हुई थी, तो इट जस्ट क्लिक्ड। वहाँ से मुझे पता चला कि मैं चाइल्ड राइट्स पे काम कर रही हूँ, लेकिन चेस में वुमेन बहुत कम है। तो आई जस्ट वांटेड टू प्ले माय रोल कि एक तरह मेरी चेस उस चीज़ को भी कॉम्प्लीमेंट करे, मेरी एडवोकेसी को भी। तो आई वांटेड टू डू समथिंग प्रैक्टिकल। वहाँ से मैं चेस में स्टेप इन हुई और पाकिस्तान में टीम का पार्ट बनी और बहुत से इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया है। और मेरे डैड ने मुझे खेलनी सिखाई थी, तो मेरे घर से मुझे बहुत सपोर्ट है, मेरे पेरेंट्स की तरफ से। एंड आई रिसेंटली गॉट मैरिड, तो मेरे हस्बैंड भी अब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। Really? आप शादीशुदा हैं माशाल्लाह। मैडम ये तो बच्ची लग रही हैं छोटी सी। मैं भी यही सोच रही थी। My husband is here with me, he's still supporting me. अच्छा, किधर इधर तो नहीं है ना? आए हुए हैं इधर? Yeah, he's अच्छा ओके, मुझे नज़र नहीं आ रही, वरना उनको भी हम ज़रूर एक झलक दिखाएं, अगर हैं तो बताइएगा मुझे। अच्छा मैडम, ना हम देखें, अब प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले अभी हम ऑफियर भी गुफ्तगू कर रहे थे कि हम तालीम और तरबियत दोनों पे फोकस करते हैं, लेकिन आज का दौर ऐसा है कि बच्चे बच्चियों को स्किलफुल बनाना चाहिए, कोई हुनर देना चाहिए, ख्वाह वो किसी भी सूरत में हो। इस पे बात करते हुए बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगी सबसे पहले कि तालीम तो हमेशा हर दौर की ज़रूरत रही है। ज़माने के साथ हर चीज़ चेंज होती है और आजकल के दौर में डिजिटल जो है, डिजिटल लिटरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिजिटल इमरजेंसी लगा देनी चाहिए कंट्री में कि बच्चा जिस एज का मर्ज़ी है उसको आना चाहिए। और जो हमारी यूथ जो है वो बेकार फिरती है, छुट्टियां होती हैं, डेज़ वेस्ट होते हैं, वीकेंड्स होते हैं, व्हाई नॉट टू यूटिलाइज दोज आवर्स, कि किस तरीके से वो आवर्सली बेसिस पे काम करके डिजिटली एक स्किल सीख लें। सिर्फ ठीक है, एक स्किल पे काम करें और उसके अपने आवर्स बेचें। ओके, डॉलर्स में कमाएं, इकोनॉमी भी बेहतर होगी उनकी अपने घर को, और इंडिपेंडेंट भी होंगे, और उसके साथ साथ उनकी पर्सनालिटी में उनका खुद का कॉन्फिडेंस आएगा कि यस मैं भी कुछ हूँ। बच्चों को ना आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत आता है, वो लगता है उन्हें कि हम क्या हैं, हम क्यों हैं, लिए जा रहा है शौक, चला जा रहा हूँ मैं वाली बात है। तो बस पर्सनालिटी बिल्डिंग के लिए भी ये ज़रूरी है। घर के माहौल में जैसे कि नूर बता रही थी कि सपोर्ट होनी चाहिए पेरेंट्स की, उसके लिए अवेयरनेस ज़रूरी है। पेरेंट्स को भी आप ऑन बोर्ड लें, उनको भी कहें कि ये बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, पाकिस्तान को डिजिटल पाकिस्तान बनाना है। बिल्कुल, जिसके लिए अरफा करीम फाउंडेशन काम कर रही है, दिन रात काम कर रही है। देहातों में ऐसी ऐसी जगह पे हम जाते हैं, सेंसिटाइज करते हैं बच्चों को, उनको अवेयरनेस देते हैं कि किस तरीके से वो अपनी स्किल में आगे जा सकते हैं, उनका शौक देखते हुए डिजिटल मार्केटिंग सीखें, सोशल मीडिया हैंडलिंग सीखें, इसके लिए एंटरप्रेन्योरियल बने, स्टार्टअप्स बने। वी आर हेयर टू हेल्प देम। हमने इनक्यूबेटर बनाया एक्टी के नाम से, अरफा करीम टेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर। तो हम उस यूथ को जो इंटरेस्टेड है कुछ करने के लिए, उसको हम वहाँ बुलाते हैं, इनक्यूबेट करते हैं। इंडस्ट्री के साथ जो गैप है बच्चे का, कि अगर एक बच्चा डिग्री ले लेता है, उसके पास स्किल नहीं है, आप किसी काम के नहीं। आप इंडस्ट्री जाते हैं, इंडस्ट्री वाले कहते हैं भाई अब तुमने डिग्री तो ले ली, हमारे किस काम के। बिल्कुल ऐसा ही है। ये गैप हम फिल कर रहे हैं अरफा फेलोशिप प्रोग्राम के ज़रिए से, कि उन बच्चों को हम कहते हैं कि आएँ, आप सीखें, आप जिस मर्जी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, हम आपको एक ही तरह के कर देंगे, एक ही जैसी इंफॉर्मेशन, जो कि टॉप नॉच ट्रेनर्स फ्रॉम ऑल ओवर द पाकिस्तान, वी आर इन्वाइटिंग दैम कि वो आएँ और बच्चों को सिखाएं। हम भी सिखा रहे हैं, इनकरेज करते हैं, उनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल सिखाते हैं और उनकी पर्सनालिटी बिल्डिंग करते हैं, सो दैट वो पाकिस्तान का बच्चा पहचाना जाए दुनिया में जहाँ जाए। बिल्कुल, और ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि सिर्फ हम तालीम पे फोकस करते हैं। भाई आप स्किल्स के ऊपर भी फोकस करें। आप देखें कि अभी नए दौर के नए तकाजे हैं, जो डिजिटल इमरजेंसी की, आप ये इमरजेंसी की बात करिए कि भाई सिखाएं बच्चों को, टेक्नोलॉजी लेवल पे सिखाएं, कॉलेज लेवल पे सिखाएं। यूनिवर्सिटी में बच्चा हमारा सोचता ही तब है जब यूनिवर्सिटी से बाहर निकलता है मैं क्या करूं। आई एग्री।
ये बच्चे को सोचना चाहिए, उसके माँ बाप को भी, जब वो कॉलेज लेवल में है कि हाँ भी 4 साल का प्लान है, इसमें अब क्या करना है और व्हाट नेक्स्ट। बिल्कुल सही। व्हाट नेक्स्ट की पहले तैयारी कर लें। बिल्कुल, आई टोटली एग्री। नूर, मुझे बताइएगा ना, चेस की हम बात करें, सिंगल प्लेयर भी होते हैं, फिर 4-4 प्लेयर्स की भी टीम होती है। पहला मैच आपको याद है चेस का? पहला मैच मैंने जब वैसे यूएसए में खेला था और मैं वहीं से क्योंकि ट्रेनिंग कर रही थी, मेरी शुरू में बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। आई यूज़ टू लूज़ ऑल राउंड्स, लेकिन मैं जब भी आके अपने फादर को बताती थी, ही जस्ट यूज्ड टू टेल मी कि जस्ट कीप गोइंग बैक एंड यू विल स्टार्ट विनिंग। इवेंचुअली 1 राउंड जीतना शुरू किया, 3, उस तरह हुआ। लेकिन पाकिस्तान में आके मैंने देखा बहुत गैप है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो भी कवर हो रहा है और हम एक वुमेन चेस की भी टीम बना रहे हैं। वो तो ऑलरेडी है पाकिस्तान में, ठीक है, लेकिन हम एक एसोसिएशन बना रहे हैं जो कि सिर्फ अब वुमेन चेस में काम करे, क्योंकि वुमेन का गैप है और मेन उस तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पाते वुमेन के मसले। तो चेस में भी हमारा यही मसला है कि ओपन कैटेगरी के जो प्लेयर्स हैं वो उस तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। तो हम लोग अब अपनी एक एसोसिएशन में आ रहे हैं कि हम अपने लिए खुद करें। इमरान साहब, आप लोग क्यों नहीं समझ पाते, क्या मसला है आपका कि ख़वातीन भी चेस खेल सकती हैं? बताएं। बिल्कुल खेल सकते, बल्कि इन्होंने तो बताया कि हम खेल सकती हैं। लेकिन इमरान साहब, हम अगर ये बात करते हैं और फिर हम आपकी सिंगिंग की भी बात करेंगे, हमारी बच्चियां, बेटियां, बहनें हर शोबे में और मौसीकी की शोबे में भी जिस उम्दगी के साथ परफॉर्म करती हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करती हैं, पहले इस पे बात करते हुए कि कैसा आपको महसूस होता है? देखिए, जो सूफ़ी म्यूज़िक है, इसमें सूफ़ी का जो पैगाम है वो सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। तो जैसे हमारे मुल्क की बहुत बड़ी मैडम आबदा परवीन जी हैं, उन्होंने हमेशा ही सूफ़ी गाया है। अगर कोई इस किस्म का म्यूज़िक हमारे मुल्क में होना चाहिए तो ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब हम आपकी सिंगिंग की बात करें, सूफ़ी मौसीकी को तो पहले हर एक शेर को समझना पड़ता, हर एक लफ्ज़ को समझ के महसूस करना पड़ता है। बिल्कुल ये जो तजुर्बा रहा है, ये बताइएगा बयान करते हुए। बहुत अच्छा, इसमें खुद को बहुत सुकून मिलता है और इसमें रूहानियत है। जो अभी भी मैं तराना पेश करने जा रहा हूँ, ये सागर सदीकी साहब का लिखा है और इस तराना में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारे मुल्क में जो मतलब कि इसमें एक अंतरा है कि तेरी आगोश में है कलंदर का दर, तेरी मिट्टी में पिन्हा है गंजे शकर, तूने देखे हैं दाता से अहले नज़र, तू के सुल्तान बाहू की हू का वज़न, जिंदाबाद है वतन, जिंदाबाद है वतन। वाह। और ये ख़वातीनों साथ परफॉर्मेंस बड़ी ग्रैंड, आपके बच्चे साथ परफॉर्म करेंगे। जी। ये मैं एक छोटा सा टीजर दे रही हूँ, फिर इस पे तफसील से गुफ्तगू और फिर परफॉर्मेंस भी आप प्रोग्राम के इख्तिताम में देखेंगे। मैडम, मैं ये ज़रूर बात करते हुए, स्कूल्स में भी तो कंप्यूटर क्लासेस हो रही हैं, अब इस लेवल पे हम देखते हैं, आपको क्या लगता है कहाँ पे कोई कमी है या कमियाँ हैं, या आपको लगता है कि हम सही राह पे गामजन हैं? हम सही राह पे गामजन नहीं है। हमारी यूथ जो है ना, वो बेचारी, अच्छा पेरेंट्स हैं, वर्किंग हैं तो वो बिज़ी हैं, अगर वो वर्किंग नहीं है तो उनको पता ही नहीं है। ठीक है, बहुत कम लोग हैं, मैं इस सब की बात नहीं कर रही, बहुत सारी मदर्स कंसर्न्ड होती हैं, वो रिजल्ट सामने आ जाते हैं, वो बच्चे आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। एक मेरी रिक्वेस्ट सारे वालिदैन से, खुदा के वास्ते ये ग्रेड्स वाली गेम में से बाहर निकलना। आई एग्री। ग्रेड और नो ग्रेड डजंट मैटर। आपका बच्चा अगर कॉन्फिडेंट है, आपका बच्चा इनोवेटिव है, आपका बच्चा जो है वो कुछ करने की आरजू रखता है, उसको सपोर्ट करें, उसका सपोर्ट सिस्टम बन जाए। उसको ना कहें कि ज़बरदस्ती तुमने ये ही बनना है। फोर्सफुली जब आप करेंगे तो ना वो इधर करेगा ना उधर करेगा, उसको मोटिवेट करें कि यस तुमने जो करना है अपना रोड मैप सीधा कर लो, उस पर चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन ये जो ग्रेड की गेम है ना, इसमें बच्चे की पर्सनैलिटी पिस के रह जाती है, प्रेशराइज्ड होते हैं, डिप्रेस होते हैं, सुसाइड करते हैं, ऐसा ही है, एग्जाइटी होती है, हर तरह की बीमारी उनको लग जाती है और एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। और कि अगर हम तो नंबर नहीं लाए, खाला के बेटे ने, फूफो के बेटे ने ले लिए, अब ये क्या बनेगा, ये तो मेरी इज्जत बेइज्जती का सवाल है, तुमने मेरी इज्जत की लाज, ये बड़े बड़े जुमले होते हैं हमें सुनने को मिलते हैं। और मैडम, आप बेहतर तरीके से, अगर मेरी इस्लाह की जरूरत है, हम दुनिया में जितने कामयाब तरीन लोग देखते हैं वो हाई अचीवर्स नहीं थे पढ़ाई में, वो नेवर हाई अचीवर्स। यस, वो एबनॉर्मल बच्चे होते हैं, मतलब ये कि उन्होंने रूटीन की लाइफ नहीं गुजारनी, 2+2 नहीं करना, डिसिप्लिन को नहीं देखना। उन्होंने, मैं अरफा को देखती थी जब, तो अरफा ने अपना जब काम करना है तो वो बिल्कुल क्रेजी होके काम करती थी कि उसने अपने कंप्यूटर पे जब काम कर रही होती थी तो फिर दुनिया की कोई और चीज़ का उसको होश नहीं होता था। सही। उसकी इंडिया में एक उसकी कमिटमेंट थी जो कि नासा का प्रोजेक्ट वो कर रही थी, ईद थी उन दिनों में, और उस बच्ची को नहीं पता था मैंने कुछ खाया नहीं खाया, मैंने कौन से कपड़े पहनने हैं, मेरे कौन माँ बाप किधर हैं, रिश्तेदार किधर हैं। सर फेंक के वो कंप्यूटर पर लगी रही टिल द टाइम उसने अपनी प्रेजेंटेशन उनको भेज नहीं ली। नेट का मसला था और 100 प्रॉब्लम से, जब तक वहाँ से कॉल नहीं आ गई कि यस वी हैव रिसीव्ड एंड इट इज़ अप्रूव्ड,
आ पाएंगी। वो उसका वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वो जा नहीं पाई, तो उसका नासा प्रोजेक्ट उसका टीम का उसका सेलेक्ट हो गया था, लेकिन उसके लिए फिर बच्चे को पागलपन की हद तक अपने जो उसने एक ख्वाब बना लिया उसको परसू करने के लिए मैडनेस ज़रूरी है। अगर अब मैडनेस बच्चे में नहीं होगी वो कुछ अचीव नहीं कर लेकिन पाएगा। आपने ग्रेड्स का कभी प्रेशराइज नहीं आरफा को किया एज अ मदर कि भाई आपने फर्स्ट पोजीशन? ग्रेड स्किल करते हैं हमारी, हम खुद ही उनकी जो यूनिकनेस को मार देते हैं कि ये ही तुमने करना है, ये ही ज़िंदगी है। आप देखें बच्चे ये माशाल्लाह गेम्स में बड़ा बड़ा नाम पैदा करते हैं। अब आके माँ बाप को समझ आ जानी चाहिए कि हर बच्चा अपनी यूनिकनेस के साथ पैदा हुआ है और अलग अलग चीज़ के लिए बना है, सारे ही नहीं एजुकेशनिस्ट बन जाएंगे। बिल्कुल नूर, आप अग्री करेंगी? और फिर पढ़ाई अच्छी बात है, पढ़ाई आपको ज़रूर पास तो होना चाहिए, एफर्ट करो, लेकिन बिल्कुल आप इतना क्रेजी ना हो जाओ या पागल ना हो जाओ, माजरत ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए, कि आप बिल्कुल ही एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी। आपको क्या लगता है कि जब आपने ये खेल शुरू किया चेस का, वो जो कॉन्फिडेंस था वो पढ़ाई से कितना डिफरेंट था? जब मैंने चेस में अचीव करना शुरू किया तो उससे ये हुआ कि मेरी मोटिवेशन बिल्ड हो गई। और पहले मैं कभी कोई टॉपर नहीं थी, मैं आई वॉज ऑलवेज अ ब्राइट स्टूडेंट, और एक्स्ट्रा करिकुलर्स में मैंने पाकिस्तान को जोग्राफी में भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो सारी चीज़ें मेरी साथ साथ थी। लेकिन जैसे ही मैंने चेस में अपना अचीव करना शुरू किया और पेरेंट्स की तरफ से मुझे सपोर्ट मिली, तो मेरा पढ़ाई में भी मोटिवेशन ऑटोमेटिकली अचीव हो गया। एंड उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि आई वॉज इन द चेस टीम, और उसके साथ साथ मैं यूनिवर्सिटी जब ग्रेजुएट हुई हूँ तो आई एम ऑल्सो गोल्ड मेडलिस्ट। तो वो सारी चीज़ें जो हैं क्योंकि सपोर्ट मिल रही थी, तो यही मैं पेरेंट्स को कहती हूँ कि जिस चीज़ में बच्चा खुद इंटरेस्टेड है, अगर आप उसमें उसको सपोर्ट करेंगे तो जो आपके लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं बच्चा खुद वो आपको करके देगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। डायना अवार्ड जो आपको हासिल हुआ वो थोड़ा सा बताइएगा किस ईयर में था और थोड़ा सा उसकी डिटेल्स शेयर करते हुए। लास्ट ईयर डायना अवार्ड मिला था लेडी डायना फाउंडेशन की तरफ से। ये यंग अचीवर्स को मिलता है जिन्होंने कंट्री में कुछ डिफरेंस लेके आए हों, और ये मुझे मिला था अपने चाइल्ड राइट्स के एक्टिविज्म पे जब कसूर केस वायरल हुआ था बिफोर द ज़ैनब केस, जिसमें बहुत से बच्चे जो हैं वो चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार हुए थे। तो उसके ऊपर मैंने अपना काम शुरू किया था, मैंने ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई थी और काफ़ी देर इस चीज़ पे अवेयरनेस करती रही हूँ। फिर वुमेन राइट्स पे एक्सपैंड किया, इक्वालिटी फॉर वुमेन इन चेस प्लेस, इक्वालिटी फॉर वुमेन इन वर्क प्लेस, उस पर बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें हैं और इसी के ऊपर मुझे डायना अवार्ड मिला। बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छा, ये जो चेस की गेम है ये कितने दौरानिए की होती है? और ये एक ताम तासुर है कि माजरत के साथ ही तासुर है, आप गुस्सा भी कर सकती हैं कि डल सी गेम है, दिमाग ज़्यादा लड़ाना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा, और दिमाग तो हर चीज़ में लड़ाना पड़ता है। लेकिन मैडम आप अग्री मेरे साथ करेंगी ना? चेस की गेम है ना, बेसिकली चेस की गेम आपका पेशेंस भी डेवलप करती है और आपकी जो सोचने की सलाहियत है उसको शार्पन करती है। कि अगर कोई क्रूसिबल्स ऑफ लाइफ या डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए तो हाउ टू फेस दैट, वो चैलेंज आपको फेस करना सिखाती है। तो इट्स अ हाई आईक्यू गेम, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। यस यस यस, यू राइट। बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसा आपने टाइम की बात की, डिफरेंट टाइम कंट्रोल्स होते हैं। फास्ट गेम भी है, 1 मिनट की गेम भी आ गई है, और ब्लिट्स की गेम है जो 3 मिनट्स की होती है, फिर उससे ज़्यादा होती है 15 मिनट्स की। और जिस फॉर्मेट पे प्रोफेशनल्स खेलते हैं ज़्यादातर, हमारे नेशनल्स भी होते हैं, वो क्लासिकल फॉर्मेट पे होते हैं, दे आर लॉन्गर गेम्स, तो दे कैन गो अप टू 4 आवर्स 6 आवर्स। तो इतना आप में स्टेमिना होना चाहिए और फिजिकल ट्रेनिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि इतना आपने जाके बैठना है। मैक्सिमम कितनी देर का खेल चुकी है? तो क्योंकि 6 आवर्स में ही सबसे लॉन्गेस्ट गेम गई है। 6 घंटे। खान साहब आपने कभी चेस खेली है? मुझे पता नहीं क्या है चेस। मुझे इसमें सारी बातों में सिर्फ क्लासिकल की समझ आई, जो क्लासिकल का है, तो फिर मैंने इसे मूव किया। आपने देखा जरूर होगा, लेकिन अभी आप रिलेट जो है जो खेलते तो मूवीज वगैरह बहुत फेमस है। इनको आ जाएगी समझ, देखा जरूर 100% होगा, लेकिन अभी समझ नहीं आ रही। बिल्कुल, शतरंज कहते हैं ना इसको, शतरंज की बाजी जीत ली, इसको ये कहते हैं। अच्छा जी खबरदीना सर, अच्छा मुझे बताओ कोई इंटरेस्टिंग वाकया भाई, इतने मैचेस, इतने खेले होंगे खेल, कोई इंटरेस्टिंग बात कि दिमाग अटक गया हो कि भाई ये यहाँ से यहाँ होना चाहिए? इंटरेस्टिंग बात मैं अपने लिए तो नहीं, क्योंकि मेरा एक चेस में मैंने एक नई चीज़ जो है अडॉप्ट की है, एक नया पैशन है कि मैंने सारी वुमेन को प्रमोट करना है। तो हमारा रिसेंटली नेशनल्स हुआ था, उसमें जो नेशनल्स विन किया है सैबा शाह ने, शी कैन नॉट मूव हर हैंड्स इवन, वो बोल के अपनी मूव बताती हैं, और वो बचपन से उनकी एक ऐसी कंडीशन है कि वो बिल्कुल अपना कुछ नहीं मूव करते, व्हील चेयर पर बैठ के उन्होंने हम सबको हराया है। तो ये एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल बात है सबके लिए कि कोई भी चीज़ आपको स्टॉप नहीं कर सकती। शी इज़ 60 years old, शी वॉज द ओल्डेस्ट इन द टूर्नामेंट, फर्स्ट उनका टूर्नामेंट था, और वो आई हैं
और उन्होंने सबको हराया। तो ये एक हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए, हम सब साथ खड़े हुए थे, हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि कोई इस तरह आ रहा है और इस बैकग्राउंड के साथ, और पूरी नेशन को इतना बड़ा मैसेज माशाल्लाह। और एज इज जस्ट अ नंबर, आप जिंदगी के किसी हिस्से में भी कर सकते हैं। मैडम हम लूडो खेलते थे ना बचपन में, तो हम हार रहे होते थे ना, तो ऐसे मैं छींक मारती थी अच्छू, और ऐसे करके ना गोटी को गिरा दिया करते थे हम, ताकि कि ना अगले, आपने तो नहीं कभी ऐसा किया या ऐसा कर सकते हैं चेस? मैडम आप करती थी कि नहीं, सच सच बताएं। नहीं, मेरी सिस्टर करती थी और अब भी करती है। हम चेस में नहीं कर सकते, हमारी सारी मूव्स हमने लिखनी होती हैं। और डिजिटल बोर्ड्स हैं, उस पर तो आप कोई भी इलीगल मूव करो तो साथ ही बजर बज जाता है कि ये आपने इलीगल मूव किया, और फिर आपके क्लॉक से टाइम कम हो जाता है। 2 इलीगल मूव्स के बाद आप गेम लूज कर देते। अच्छा, ये भी नहीं कि फूंक मार के करके गोटी को हिला दे? ऐसा नहीं, वो भी नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं। बिल्कुल ठीक, शतरंज के मोहरे कहते हैं ना इनको। बिल्कुल ठीक, ओके, हम तो सादा ज़बान में बोलेंगे। अच्छा मैडम, नाउ ऑब्वियसली हम देखते हैं हमारे यंगस्टर्स में भी इतना पोटेंशियल है। नाउ हाउ डू यू सी पाकिस्तान एंड द पाकिस्तानी यंगस्टर्स इन द नेक्स्ट 10 years? 10 साल में आप पाकिस्तानी यंगस्टर को, यूथ को कहाँ देखती हैं? सबसे पहले तो मैं वो बताना भूल गई, मैं बता दूं आपको कि आजकल अरफा फेलोशिप प्रोग्राम हमने प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के साथ कोलैबोरेट किया है। एक्सीलेंट, माशाल्लाह। तो ईवान इकबाल में और अरफा टावर में हम उसको करवाते हैं। और दूसरी बात, उनके साथ ही मिलके उनके स्पोक्स पर्सन जो हैं फ़ाहद, उनके साथ हमारी मीटिंग्स रहती हैं, और वो बड़ा अच्छा उन्होंने वेन्यू हमें दिया, हम वहाँ पे प्रोग्राम करवाते हैं। और वहीं से आप बात शुरू करूँगी कि उधर इस प्रोग्राम के दरमियान में यकीन करें कि इतने टैलेंटेड बच्चे सामने नज़र आए हैं। किसी की सिंगिंग, किसी की पोइट्री, किसी की पेंटिंग, किसी कोई आर्टिस्ट है, और इतने गोल्स लेके वो बच्चे आए हैं सामने। मैं देखती हूँ अगले 10 साल में कि हमारा बच्चा अगर आज ये समझ जाए ना कि उसमें कितनी ताकत है, अगर उसको ये पता चल जाए कि येस आई एम द बेस्ट, आई कैन डू दैट, ये कॉन्फिडेंस उसको दे दें आप, फिर आप देखें दुनिया फतह करके आएंगे। और मैं देखती हूँ बच्चे खेलों के मैदान में माशाल्लाह, बच्चे अपनी डिजिटल लाइफ में, बच्चे जो हमारे यूथ है, हमारी हर तरह की किसी भी मैदान का आप जिक्र करें, हमारे बच्चे इंशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल होंगे। ऐसा ही है। और हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला, और वो इन्वायरमेंट हमें देनी चाहिए एज पेरेंट। और हमारे स्कूल कॉलेज का सिस्टम थोड़ा चेंज होने वाला है, सो दैट उसकी इन्वायरमेंट भी ऐसी बने। वहाँ जेलसी फैक्टर स्टार्ट हो जाता है, एक बच्चा हाई अचीवर निकला है, बाकी सबको प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं कि ये बच्चा क्यों आ गया। वाई नॉट के टीम बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट करें ना, कि अगर इसको, मैं कहती हूँ नूर को, आपको आती है चेस, आप और 10 लोगों को सिखाएं। सदका जारिया भी है, आपकी प्रैक्टिस भी है, और ये कंटिन्यूटी होगी आपकी। और आपको बालातर होना पड़ेगा इन तमाम चीजों से। बिल्कुल, अरफा भी ऐसे ही करती से बढ़ता है। बढ़ता है, वो अरफा भी ऐसे ही करती थी कि उसने सारे बच्चों की हेल्प करती थी। अरफा तो वो कहती, उन्होंने सारे बच्चे कहते तो तुम अपनी हर चीज़ बता देती हो, कुछ तो छुपाया कर अपने ग्रेड्स। कहती है मेरे ग्रेड्स को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इनके भी अच्छे हो जाएंगे। वो अरफा की ना आज भी वो स्माइल याद है। वो मैडम कितने साल की थी? मेरे ख्याल में बहुत ही छोटी थी जब पहली बार। 9 years old जब उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। शी वाज 9 वर्ल्ड 9 साल की। उसमें उस वक्त, अब बच्चे, आज का बच्चा कुछ कहता है ना, जबकि हम क्या करें, मैं कहती हूँ खुदा का खौफ करो। इस ज़माने में, उस ज़माने में आईटी का किसी को पता नहीं था। ऐसा ही है। अगर उन हालात में वो बच्ची दुनिया को फतह कर सकती है, तो तुम लोगों के पास तो हर चीज़ है टेक्नोलॉजिकली। और हमने, मुझे लगता है हमने ना मोहताज कर लिया बच्चों को, कि पेरेंट्स ने सपोर्ट कर करके उनको कहें उठो पुत्र, अब जवान हो, कमाओ, जाओ, जाके अपने फीस के पैसे भी निकालो, हमारे से बर्डन कम करो। बच्चों को तालीम देनी चाहिए। तमाम के तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनका एक अहम किरदार है बच्चों की तरबियत में। मैडम थैंक यू सो मच। नूर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खास आपसे अब गुजारिश मिली, नगमे की भी करनी है, और नाजिश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से खुदाफिज, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह कल मुलाकात रहेगी। खास साहब आ जाएंगे, बहुत सारी क्लैपें, और खास साहब के बच्चे भी आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए।